नमस्कार। सीपीआईएम के महासचिव जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का आज एम्स नई दिल्ली में निधन हो गया। कई कई लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, निमोनिया के शिकार हुए थे, वेंटिलेटर पर थे वो। और आज सीपीआईएम ने बताया कि उनका निधन दिन में हो गया। जैसा कि ट्रेडिशन है लेफ्ट पार्टीज में, ज्योति बसु के भी मरने के बाद और बुद्धदेव भट्टाचार्य जी दोनों ही पश्चिम बंगाल के पूर्व के मुख्यमंत्री थे। दोनों ने ही अपना शरीर जो है डोनेट किया था मेडिकल साइंस और रिसर्च के लिए। और उसी तरह से सीताराम येचुरी के शरीर को भी एम्स नई दिल्ली में दान कर दिया गया है, ताकि जो मेडिकल साइंस के जो छात्र हैं वो अपने रिसर्च कर पाए। ये लेफ्ट का ट्रेडिशन है और उसी ट्रेडिशन को निभाते हुए सीताराम येचुरी का जो पार्थिव शरीर है वो एम्स के रिसर्च के काम में आएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक उप्रेती, और हम चर्चा करेंगे सीताराम येचुरी के राजनीति में क्या योगदान उनका रहा, उनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, वो क्या अमिट छाप छोड़ करके गए। सबसे पहले हम एक फर्स्ट रिएक्शन पूछ लेते हैं दीपक जी से। दीपक जी, आपका पहला रिएक्शन। सीताराम येचुरी एक यंग टर्क अगर कहा जाए लेफ्ट के तो माने जाते थे। और ये जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक तरफ बीजेपी की तरफ एक तरफ अरुण जेटली थे, वैसे ही जेएनयू में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, ये जेएनयू में थे डीपी त्रिपाठी ये, और अभी की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारामन, ये सब कंटेम्प्रेरी थे। तो ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स की पैदाइश हैं और 70s से इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। 75 में एसएफआई में आए और इनको जो एक तरह से ग्रूम किया था वो एमएस नंबूद्रिपाद और हरकिशन सुरजीत जो थे, जो कि उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, जिन्होंने कोलिशन पॉलिटिक्स में अपने समय में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके काफी करीब माने जाते। तो सीताराम येचुरी एक ऐसे समय सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी बने जब अभी जब जब उनका देहावसान हुआ है तो सीपीएम अपने आप में एक काफी नीचे के स्तर पर आ गई है। सिर्फ केरला में ही इनका अपना गढ़ है। तो लेकिन ये कहा जा सकता है कि येचुरी ने अपने समय में एक कोलिशन पॉलिटिक्स को काफी मजबूती दी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1996 और 2004 में इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही और एक तरह से ये कांग्रेस को काफी करीब ले आए थे सीपीएम के। और जैसे बीजेपी की बढ़ती भूमिका थी उसमें उन्होंने ये सोचा कि थोड़ा सा चेंजेस, परिवर्तन लेफ्ट के, ये वैसे अपने आप में लेफ्ट थ्योरेटिशियन थे लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए थोड़ा सा मॉडरेशन करना जरूरी समझा था। तो राजनीति की सभी धाराओं से ट्रिब्यूट्स आ रहे हैं सीताराम येचुरी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी याद किया सीताराम येचुरी का भारतीय राजनीति में योगदान। जयराम रमेश कांग्रेस के नेता ने भी काफी तारीफ किया सीताराम येचुरी के बारे में। हम ये बता दें कि 1969 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन माने कि सीबीएसई के टॉपर थे सीताराम येचुरी। 1969 में सीताराम येचुरी ने सीबीएसई के एग्जामिनेशन को टॉप किया था और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाई किया और उसके बाद वो जेएनयू गए। पीएचडी नहीं कर पाए क्योंकि इमरजेंसी में वो अरेस्ट हो गए थे, इसलिए पीएचडी नहीं कर पाए, लेकिन राजनीति में उनको एक स्कॉलर के रूप में जाना जाता है और राज्यसभा में कुछ समय के लिए रहे और एक स्कॉलर डिबेट जो उनकी तरफ से देखा गया वो आज भी लोग याद करते हैं। संसद में उनको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड भी शायद दिया गया था। दीपक जी, पार्लियामेंट में उनका क्या योगदान रहा था, कैसी भूमिका आप उनकी देखते हैं संसद में? संसद में जहां तक उनका 3 पारियां उनकी थी राज्यसभा में 3 समय, और यहाँ वो एक अच्छे डिबेटर की तरह, जेएनयू में उनका एक तरह से इकोनॉमिक्स उनका बेसिक बैकग्राउंड रहा है। और यहाँ खासतौर पर जो
एनडीए गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, उनसे उनकी काफी राजनीतिक डिबेट में काफी एक तरह से बहस अच्छी हुआ करती थी। और लेकिन लार्जली उनको ये इस तरह से देखा जाता है कि वो थोड़े से प्रैक्टिकल थे। प्रकाश कारत जो सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी थे, उनके हार्ड लाइन ग्रुप को उन्होंने उतना एक्सेप्ट नहीं किया था। वो चाहते थे उसमें कुछ परिवर्तन हो, और इसीलिए बीजेपी वाले भी उनसे काफी एक तरह का अच्छा डायलॉग कर सकते थे। तो इस तरह से ये है कि लेफ्ट में वो एक तरह का एक संपर्क सूत्र थे बीजेपी के। और जहां तक मेरा मानना है कि जो ये इंडो न्यूक्लियर डील हुई थी, 123 एग्रीमेंट जिसे कहा जाता है, सेमी न्यूक्लियर डील, उसमें उन्होंने प्रकाश कारत के जो बहुत हार्ड लाइनर जो लेफ्ट का व्यू था, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने के और थोड़ा सा उसमें थोड़ा फेरबदल करके एक तरह का एग्रीमेंट को साथ लाने में एक मदद की थी कांग्रेस का जब रूल था। और इस तरह से वो एक तरह के प्रैक्टिकल किस्म के लीडर थे। और लेकिन कुल मिला के ये कहा जाए, प्रकाश कारत हो या उसके बाद जब येचुरी आए, जो एक 2004 का एक 62 सीटों का जो एक लेफ्ट का एक रिकॉर्ड रहा, उसके बाद जो स्लाइड हुआ है, जो कि 9 में रह गया और सिर्फ केरला आपका बेसिन रह गया, तो पार्टी वाइज बहुत कुछ हो नहीं पाया, एक तरह से ये कहा जा सकता है। और यहाँ तक आप जानते हैं कि यूपीए 1 में जब ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के समय काफी इनका रोल रहा था, उसको 1996 में भी इनका रोल रहा था कि कैसे गवर्नमेंट चलेगी और इस बारे में। तो लेकिन वो सब होने के बावजूद भी एक तरह से लेफ्ट खुद बहुत ज्यादा ग्रो कर नहीं पाया। बिल्कुल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की ज़मीन छिन गई थी ममता बनर्जी के उद्भव के बाद। और बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जो आखिरी मुख्यमंत्री रहे सीपीआईएम की तरफ से, उनका भी देहांत पिछले महीने हो गया। और बुद्धदेव भट्टाचार्य जी और सीताराम येचुरी बहुत ही कम समय के अंतराल में दोनों ने ही इस दुनिया को छोड़ दिया। 72 साल के सीताराम येचुरी थे मात्र। और हम जानते हैं कि सीताराम येचुरी के एक बारे बात में तो ये बताना चाहूंगा इसमें कि जिसमें हमको जरूर बोलना चाहिए कि सीताराम येचुरी के अपने जो भी डिफरेंसेस प्रकाश कारत के साथ होंगे जो राजनीतिक, लेकिन दोनों ने मिलके, और येचुरी ने खास तौर पर जो ज्योति बसु का दिल्ली चलो अभियान था, उसको रोका था। एक एक उसमें भूमिका थी, जिसको ज्योति बसु ने बाद में कहा था कि हिस्टोरिक ब्लंडर। तो हिस्टोरिक ब्लंडर। वो रहा। हाँ, लेकिन हिस्टोरिक ब्लंडर, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के साथ कोalition में येचुरी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ इन्होंने यूपीए 1 का, जो कि काफी ठीक ठाक माना जाता है कोalition का पीरियड, उसमें एक वो काफी पॉजिटिव योगदान दिया था। और निश्चित रूप से, निश्चित रूप से दीपक जी, मैं आपका ध्यान इस बात को लेकर के जाते हैं कि आज के तारीख में जहां पर राजनीति जो है एक दूसरे के ऊपर छींटा कस्सी करने तक ही सीमित रह गया है। ऐसे में सीताराम येचुरी के बारे में कहा जाता है कि पॉलिटिक्स विद ह्यूमर। तो ह्यूमर ह्यूमर काफी ज्यादा था उनमें, सेंस ऑफ ह्यूमर काफी था। राजनीति में ह्यूमर डिबेट में भी देखा जाता था। वो जो अब एक जो क्षति हुई है भारतीय राजनीति को, कैसे वो पूरा होगा, और क्या आज के जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे क्या सीख सकते हैं? हाँ, ये बात तो कही जा सकती है कि येचुरी जी का जो अपना व्यक्तित्व था वो काफी सहज था। और एक तरह से वो लेफ्ट की अपने सारे आइडियोलॉजी आपसी इंटरेक्शन में थोड़ा सा उस वो बाधा नहीं आने देते थे उसमें।
तो इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा कि उनके सारे पॉलिटिकल लीडर्स चाहे बीजेपी के भी हों, उनके साथ डायलॉग करने में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो इस वजह से, इस आशय से येचुरी जी काफी पॉपुलर किस्म के राजनीतिक आजकल के जो माहौल में माने जाते हैं। और एक बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि येचुरी जी का जो कोलिशन में जो हमने अभी बात की, एक योगदान रहा था, उसमें जब यूपीए से लेफ्ट ने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया था, तो उसमें ये प्रकाश कारत का ही इसमें दबाव था कि विड्रॉ करें। तो उस विरोध उसको विड्रॉ करने को येचुरी जी ने कहा था कि वो बहुत सही, मतलब एक ऐसा फीलिंग थी लेफ्ट में, येचुरी के सपोर्टर भी जो दिखते थे, कि ये एक बहुत सही कदम नहीं रहा, क्योंकि उसके बाद जो रहा उससे सीपीएम, जैसा इन्होंने खुद कहा कि सीपीएम के अपनी ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ उससे। तो वो चाहते थे कि जो विड्रॉ भी किया जाए सपोर्ट, तो वो इस इश्यू पे किया जाए कि जो कांग्रेस ने जो आम आदमी की जितने भी इश्यूज हैं, महंगाई, गरीबी, उस पर ध्यान नहीं दिया, ना कि 1, 2, 3 यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर। उसमें सीपीएम ने तब कहा था कि जो सेफ गार्ड की बात कही थी, और जितने भी यूएस कह रहा था कि हम इन इन चीजों का हम श्योरिटी देते हैं, वो उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने उसको ठीक से मॉनिटर किया नहीं है, और यूएस हैज गॉन बैक ऑन दैट, उस बेसिस पे विड्रॉ किया था। तो ये येचुरी समेत और लेफ्ट लीडर्स भी जो प्रकाश कारत से अलग थे, वो उनका ये कहना था ये एक बहुत वाइज डिसीजन उस समय नहीं था। तो उनके अपने एक डिफरेंसेस जो थे, वो उनसे ये भी इंडिकेट साफ तौर पर होता है कि वो कई चीजों में ज्योति बसु के भी अगेंस्ट जा सकते थे। जब 2011 में वेस्ट बंगाल में सीपीएम का अपना 34 साल के बाद सफाया हो गया, उसके बाद एक इंटरव्यू में जो उन्होंने मुझसे कहा था कि हमसे कई गलतियां हुई हैं, और खासतौर पे जो मुझे अब याद आता है, उन्होंने कहा था कि जो हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, जो 2006 में आपको याद होगा कि सिंगूर का मामला था, और सिंगूर में टाटा की फैक्ट्री लगाने के उस पर काफी विरोध हुआ था, तो सीपीएम लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट उसमें चिप कर गई, और चिप करने के बाद उसका ममता बनर्जी को बहुत फायदा हुआ, और उसी के बाद उनकी ये लेफ्ट फ्रंट का सफाया हो गया। तो एक तरफ से लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जो कि मजदूरों की हिमायती, जिनको सोचना चाहिए था कि उनको ये कि वो प्रो मजदूर वो करें, वो एकदम उसके विपरीत उनका चेहरा दिखा, और वो उनको बहुत भारी पड़ गया। तो ये येचुरी जी ने 2011 में कहा कि ये गलती हमसे हुई, हम लोगों को अवेयर नहीं करा पाए, और इसके लिए ये जो हमारा संपर्क था लोगों से, वो जो अच्छा संपर्क नहीं हो पाया, वो इसमें काफी बड़ा एक कारण था कि लोग हमारे विरुद्ध हो गए। बिल्कुल, आपने सही कहा। और कई सारे इंटरव्यू में जो सीताराम येचुरी ने कहा कि उनका अफ़सोस ये था कि यूपीए का दामन अगर छोड़ना ही था तो महँगाई के मुद्दे पर छोड़ते, क्योंकि न्यूक्लियर डील अमेरिका के जो साथ हुआ वो हाँ, जनता को क्योंकि समझा उनका नहीं पाए। उनका ये कहना था कि हम जब हम कोई मुद्दे पे छोड़ें, तो ऐसा मुद्दा हो जिसमें कि लेफ्ट का जो पार्टी की जो है, पार्टी के लोगों को ये लगे कि उन्होंने जो आम आदमी की समस्याओं की वजह से ये खोला। अब 1, 2, 3 जो एग्रीमेंट था, ये जनता की उतनी समझ में आता नहीं है, तो ये आम आदमी का मुद्दा उनको लगा नहीं है, तो इस मामले में वो प्रैक्टिकल थे। अब विकीलीक्स का कुछ ऐसा खुलासा भी था कि उन्होंने शायद ये सजेशन दिया था वाशिंगटन को भी, ये कि कांग्रेस से वो सपोर्ट सीपीएम वापस नहीं लेगी, और इससे बीजेपी को
ऊपर उठने में मदद होगी, इसलिए वो उन्होंने श्योर दिया था कि वो कांग्रेस का सपोर्ट सीपीएम करती ही रहेगी और बीजेपी अगर आने की कोशिश करेगी उसको रोकेगी, उसको ब्लॉक करेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि प्रकाश कारक इसमें टिके हुए थे कि नहीं न्यूक्लियर एग्रीमेंट में के वजह से हमको विड्रॉ कर लेना चाहिए था। वो बाद में जैसा हाइंडसाइट से हम देखते हैं कि वो उससे उसके बाद सीपीएम का काफी डाउनफॉल हुआ है और सीटें बहुत कम हो गई हैं और सिर्फ केरला में ही वो रह पाए हैं। निश्चित जी रूप से सीताराम येचुरी जो हैं कई भाषा के ज्ञाता थे। तेलुगु परिवार में उनका जन्म हुआ था, चेन्नई में जन्मे थे और 67 के आसपास वो दिल्ली आ गए थे। तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम, बंगाली ये सब भाषा वो आती थी और एक इमेज था। सही प्रकाश कारट और सीताराम येचुरी ये दो जोड़ियां थी सीपीआईएम की, जो पुराने जो महारथी थे, ज्योति बसु हो या हरकिशन सिंह सुरजीत हो, उनके बाद के एरा को इन्होंने डोमिनेट किया। एक बात जो हम और करना चाहेंगे कि जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है सीताराम येचुरी का या लेफ्ट पार्टी का, वो यूपीए 1 में देखा गया था। जब यूपीए 1 में कई सारे ग्रामीण इलाकों के लिए सरकार ने काम किया था। मनमोहन सिंह की सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी योजना हो गया या प्रधानमंत्री गरीब सड़क योजना का कार्यान्वयन हो गया। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में, जैसा कि आपने कहा, आम आदमी के लिए जो यूपीए 1 ने काम किया उसमें सीताराम येचुरी और यूपीए में लेफ्ट पार्टीज का भी योगदान था। और वो उस कालखंड को दीपक जी आपने बड़े करीब से देखा था, जब सीताराम येचुरी कहते भी थे कि मैं बाइटिंग टीथ भी दिखा सकता हूं जब समय मिले, लेकिन बहुत ही कस करके बांध करके उन्होंने यूपीए 1 को रखा हुआ था, जो कि यूपीए 2 में नहीं रहा। तो यूपीए 1 और यूपीए 2 का जो अंतर था दीपक जी, वो लेफ्ट के एब्सेंस की वजह से क्या रहा, ये आप हमें समझाएं। ये मनीष जी, आप जैसा आपने स्वयं कहा कि बांध के रखा था, तो उसमें जो पीपल ओरिएंटेड जो भी पॉलिसीज थी उनका इंट्रोडक्शन और उसकी वजह से उनका रेफरेंस देते हुए लेफ्ट ने एक तरह का जो स्लाइड था एक पॉलिसीज में, जो कि बहुत सारे बिजनेस हाउसेस का की वजह से भी हो सकता है या उनकी बिजनेस ओरिएंटेड पॉलिसीज को इंक्लूड करने की जो जिद हो सकती है, जो कांग्रेस में कई एलिमेंट्स हैं थे जो कि बाद में यूपीए 2 में आपने देखा ही, उन सबको एक तरह से रोकने का काम लेफ्ट में और येचुरी जी ने इसमें किया, इसमें बहुत ज्यादा शक नहीं है। और लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही यूपीए सेकंड में ये नहीं हुआ तो एकदम एक के बाद एक कई स्कैंडल्स होने शुरू हुए और वो जिसे कहें पॉलिटिक्स ऑफ पैरालिसिस जिसे कहना चाहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में एक तरह से जो एक तरफ से एक ऐसा हाथ था जो कि बहुत सारी चीजों को सही करने में एक हेल्प कर रहा था, वो नहीं रहा। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि करप्शन का एक पूरी नदी हो गई और सब्सिक्वेंटली इसने बीजेपी के सेंटर में आने में काफी कंट्रीब्यूट किया, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, सीताराम येचुरी का युवाओं से बहुत लगाव था और जेएनयू के अंदर में 2014 के बाद जिस तरह की बातें हो रही थी, उस पर सीताराम येचुरी ने वहाँ के छात्रों के साथ अपने आप को साझा किया और जेएनयू के समर्थन में, वहाँ के कैंपस के इमेज के समर्थन में भी काफ़ी वो बोलते आए। हम इस संवाद को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन सीताराम येचुरी की जीवनी ऐसी है कि जिस पर कि हम काफ़ी लंबा डिस्कशन कर सकते हैं। उनका एक अमिट छाप है। हम बस यही कहेंगे कि एक युग की समाप्ति हो गई है, इमरजेंसी एरा के एक और